मोहन कुमार या साइनाइड मोहन, कर्नाटक का एक ऐसा सीरियल किलर जिसने 20 लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसाया। 20 लड़कियों के साथ उसने शादी का वादा किया, फिर से आगरात मनाई और उसके बाद गर्भ निरोधक गोलियों के बहाने उसे साइनाइड दे दिया। ऐसा किसी एक लड़की के साथ नहीं हुआ, बल्कि कर्नाटक के आसपास की जगहों पर तकरीबन 20 लड़कियों के साथ उसने ऐसा ही घिनौना कृत्य किया और उसके बाद उन्हें मौत को बलि चढ़ा दिया। मोहन कुमार जैसे खतरनाक अपराधी जिनको अब तक सजाए मौत हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी वो सिर्फ सलाखों के पीछे एक सजा की भरपाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है? आज के इस वीडियो में हम मोहन कुमार की उस काली सच्चाई को आपके सामने लाएंगे जो शायद ही आपने सुनी। हाल ही में इस कहानी के ऊपर दहाड़ एक वेब सीरीज आई हुई है जो इसकी पूरी कहानी को दिखाते हैं, जिसमें एक शिक्षक होता है जो 20 लड़कियों को ट्रैप करता है, अपने जाल में फंसाता है, उसके बाद उनको उनके शहर से दूर ले जाकर उनके साथ घिनौना कृत्य करता है, फोटो खींचता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार देता है। ये कहानी तकरीबन 6 साल तक चली। साल 2003 से लेकर साल 2009 तक ये कहानी परमानेंट चली। 20 लड़कियां इसकी शिकार हुई और आखिर में जब ये पकड़ा गया तो इसके चेहरे पर कोई शिकन, कोई पछतावा नहीं था। इसका बयान था कि घरेलू हिंसा से परेशान थे और इरिटेशन निकालने के चक्कर में उससे ये सब हुआ। आज की कहानी साइनाइड मोहन या मोहन कुमार की। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं आवाज। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आज की कहानी में आपको एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। किसी क्रिमिनल का माइंड इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति का माइंड इतना खतरनाक कैसे हो सकता है, खासकर जब वो एक ऐसे पेशे में हो जहां पर सब उससे दया की उम्मीद रखते हैं। मोहन कुमार एक शिक्षक था, एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक था, श्रेणी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया करता था। घर वाले काफी गरीब थे, लेकिन इनके जो तीनों भाई बहन थे वो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे। उसी में था मोहन कुमार। मोहन कुमार का काम धंधा अच्छा चल रहा था। शुरुआत में इसने मैरी नाम की लड़की से शादी की, उसके बाद उससे शादी इसकी टूट गई। उसने दोबारा शादी की जिससे इसके 2 बच्चे हुए। पूरा परिवार सही चल रहा था, लेकिन अचानक इसके दिमाग में ऐसा क्या घुमा कि इसने लड़कियों को ट्रैप करना शुरू कर दिया। और ये घटना सामने तब आई साल 2009 में, जब एक लड़की की लाश पब्लिक टॉयलेट के बाहर दिखी तो लोगों के इसके ऊपर शक हुआ। शक का कारण सिर्फ इतना था कि लड़की जब मरी थी तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था, जिसे देखकर पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने जब इसकी पहचान कराई तो वहीं आसपास के गांव की वो लड़की निकली। जब उसके घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी कि ये लड़की गुम हो चुकी है। जब उसके घर वालों से बात करी जाती है तो पता चलता है कि कोई इसे बहला फुसलाकर भगा ले गया। जब उसके फोन की डिटेल निकाली जाती है, अब उस लड़की की खोज खबर की जाती है, पता चलता है उसके बाद ढूंढा जाता है कातिल कि आखिर इसका कत्ल कैसे हुआ, क्योंकि अब तक पोस्टमार्टम हो चुका था, रिपोर्ट सामने आ चुकी थी कि इसकी मौत साइनाइड की वजह से हुई थी। और साइनाइड एक ऐसा जहर है जो किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को मिल ही नहीं सकता। इसके लिए बहुत सी कागजी कार्रवाई है जो पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद ही साइनाइड लोगों के हाथ आ सकता है। फिर साइनाइड से हत्या का मामला सामने आया तो लोगों का दिल दहल गया और पुलिस ने भी जांच में कड़ी कार्रवाई करना शुरू किया। और जब उसने लास्ट डिटेल निकाली कॉल की तो एक अननोन नंबर से कॉल आया था। जब उसकी कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चलता है कि वहीं से 2-3 गांव छोड़कर यह नंबर एक श्रीधर नाम के व्यक्ति के पास रजिस्टर्ड है। और उसके पास जब पुलिस पहुंचती है तो कहानी कुछ अलग ही बयान कर रही थी। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। श्रीधर कहता है कि ये नंबर मेरे नाम पर रजिस्टर्ड तो है, लेकिन इसका यूज मेरी बहन कर रही थी। जब पुलिस कहती है कि तुम्हारी बहन है कहां, तो वो बताता है कि वो तकरीबन 12 मार्च से ही गायब है। उसका नाम था अंजलि और वो 12 मार्च से गायब है। जब पुलिस ये सुनती है तो उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद पुलिस श्रीधर के नंबर की कॉल डिटेल निकालती है। अब आप कहानी को समझिएगा कि पुलिस ने जब इसे पकड़ने का प्रयास किया तो इसने कितने शार्प माइंड से चाल को चला था कि कोई उसे पकड़ ही ना पाए। पुलिस ने जब अपना दिमाग लगाया तो आखिर ये रन्ने में आ ही गए, क्योंकि कातिल कितना भी स्मार्ट हो, किलर कितना भी स्मार्ट हो, पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। श्रीधर की कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें भी 2 अननोन नंबर से कॉल आया करती थी, जो नंबर से काफी देर तक इस नंबर पर बात होती थी। जब उसकी डिटेल निकाली जाती है तो कर्नाटक से कुछ ही दूरी पर 2 और लड़कियों के नंबर थे जिनसे इस नंबर पर प्रॉपर कॉल आ रही थी। जब उस घर पे पहुंचते हैं तब जब पुलिस के सामने जो सच आता है उसके बाद केस का पूरा रुख ही बदल गया। अभी तक पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है ये कोई मानव तस्कर गैंग हो,
जो औरतों को बहला फुसलाकर उनके घर से दूर ले जा रहा है और उसके बाद इन्हें कहीं बेच दे रहा है। लेकिन जब पुलिस उन दो लड़कियों के घर पहुंची तो पता चला कि ये दोनों लड़कियां भी अलग अलग समय पर अपने अपने घर से गायब हो चुकी हैं। अब पुलिस के सामने क्लियर सीन था कि हो ना हो ये मामला सीरियल मर्डर का है। और धीरे धीरे जब पुलिस जांच में आगे बढ़ती है तो तकरीबन 19 लड़कियों को पता लगाती है कि 19 लड़कियां गायब हो चुकी थी। साल 2003 से लेकर 2009 तक तकरीबन 19 लड़कियां ट्रैप होकर इस जाल में फंस चुकी थी। एक एंगल ये भी आ रहा था कि उस टाइम पर कर्नाटक में लव जिहाद की घटनाएं बहुत हो रही थी। जब पुलिस के सामने और जनता के सामने ये घटना आई तो कई धर्म संप्रदाय के लोगों ने अपने ग्रुप्स के साथ रोड पर धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने जांच का तरीका बदला तो उसके सामने आखिर सच्चाई आ ही गई। पुलिस ने जो चेक किया कि ये 19 नंबर जो थे ये नंबर एक ही फोन से डायल किए गए थे। मतलब कि ये जो 19 सिम कार्ड थे ये सिम कार्ड तो अलग अलग थे, लेकिन क्रिमिनल ने इतनी गलती कर दी कि वो फोन एक ही यूज कर रहा था। वो लड़कियों की सिम से दूसरी लड़की को ट्रैप तो करता था लेकिन फोन अपना ही रखता था। जब पता चलता है पुलिस को कि ये EMI नंबर का फोन किसके पास है तो पहुंचते हैं मोहन कुमार के चाचा के पास। वो कहते हैं कि हाँ ये फोन तो मेरा था लेकिन अभी कुछ सालों पहले मैंने ये फोन अपने भतीजे को दे दिया था। इसके बाद मोहन कुमार को पकड़ने की तलाश जारी होती। लेकिन पुलिस को इतना पता था कि जब कोई क्रिमिनल, कोई व्यक्ति इतना शार्प माइंड से काम कर रहा हो कि वो अपना सिम नहीं यूज कर रहा है, अलग अलग लोकेशन से कॉल कर रहा है, तो इतनी आसानी से उसे पकड़ नहीं पाएगा। तभी पुलिस को एक बयान याद आता है कि जब पहली लड़की जो गुम हुई थी जिससे एक केस खुला, उस लड़की की शिनाख्त की जा रही थी तो उसी के पड़ोस की एक लड़की थी सुमित्रा जो कि टेलर का काम करती थी। उसने बयान दिया था कि उसने कुछ दिनों पहले इस लड़की को मोहन के साथ देखा था। पुलिस ने जब उस सुमित्रा को मोहन की फोटो दिखाई और कहा कि क्या ये वही लड़का है, तो सुमित्रा कहती है कि हाँ ये वही लड़का है और इतना ही नहीं, इसने कुछ सालों पहले मुझे भी अप्रोच करने का, मुझे भी ट्रैप करने का प्रयास किया था। इसने मुझसे भी शादी की बात कही थी। पुलिस को एक तरीका मिल जाता है। पुलिस कहती है कि इसे अपने नंबर से कॉल और मैसेज करो और इसे बुलाओ। शुरुआत में सुमित्रा के ट्रैप में मोहन नहीं फंसता है। वो समझ रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर होते होते आखिरकार वो पुलिस के ट्रैप में आ ही जाता है और सुमित्रा की बात मान लेता है और पास के बस अड्डे पर बुलाता है। कहता है घर से जो भी मिले लेकर चली आओ और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, जो कि मोहन का पुराना पेशा था। मोहन का पुराना धंधा यही था कि वो लड़कियों को ट्रैप करता था, उनको शहर से दूर ले जाता था, उनके साथ घिनौना कृत्य करता था, उसके फोटो वीडियो रिकॉर्ड करता था और उसके बाद उनके पास जो भी जेवर, गहने, नकदी होती थी वो छीन लेता था और उससे घर का खर्चा चलाता था। उसने वही गेम सुमित्रा के साथ भी खेला। सुमित्रा पहुंचती है बस स्टैंड पर और जैसे ही मोहन आता है, पुलिस तो पहले से ही रेडी थी, पुलिस तुरंत पकड़ लेती है और मोहन को जब अरेस्ट किया जाता है उस वक्त पर इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी और आज भी इसको अपने अपराध बोध का अंदाजा नहीं है। साल 2013 में कर्नाटक के उपायुक्त न्यायालय ने इसे सजाए मौत की सजा सुनाई थी। इसके अपराध सिद्ध हुए थे डकैती, बलात्कार, हत्या, लेकिन इसने हाईकोर्ट ने अपील की और साल 2017 में वो अपील खारिज हो गई। उसके बाद से मोहन कुमार अपना केस खुद लड़ रहा है। अब बात यहां पर यह उठती है कि आखिर भरोसा करें तो किस पर करें। जो व्यक्ति एक स्कूल में पढ़ाता है, एक बस लेकर उसमें एक छोटी लाइब्रेरी बनाता है और गांव के छोटे छोटे बच्चों के पास जाकर उनको पढ़ाने का काम करता है। जब उसे खाली टाइम मिलता था वो खाली अपनी एक बस रखता था, उसमें लाइब्रेरी बना के रखता था और उससे बच्चों को पढ़ाता था। अब ऐसे व्यक्ति के ऊपर किसी को संदेह होना संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, लोगों को ज्ञान दे रहा है, उससे ऐसे आपराधिक कृत्य की उम्मीद ही नहीं की जा सकती। इसके बावजूद भी ये व्यक्ति अभी भी जीवित है, इसके पास अपील करने की ऑप्शन है अभी भी। मैं तो कहता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को तुरंत के तुरंत या तो फांसी दे देनी चाहिए या एनकाउंटर करवा देना चाहिए। आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल ये कर्नाटक की जेल में कैद है और अभी सजा काट रहा है, लेकिन इसे अभी कहीं ना कहीं अपने बचने की उम्मीद दिख रही है। आगे क्या होता है ये तो कोर्ट ही जाने। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसी ही खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।